हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट 2020-21 यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा उसकी तैयारी आपकी प्रारंभ करा चुके हैं। कल हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। इसके अलावा आपको बताया था कि किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना होगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आपसे बताया था कि कल से आपकी प्रॉपर क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। पहली क्लास यानी कि पहले चैप्टर से आपकी पूरी तैयारी प्रारंभ कर चुके हैं। कोई भी छोटे से छोटा टॉपिक आपका मिस नहीं किया जाएगा। इसमें आज हम लोगों का पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। हिंदी के अंतर्गत आपको वर्णमाला पढ़ाई जाएगी। वर्णमाला, ये सभी चीज़ें आपके व्याकरण के अंतर्गत आती हैं। और पहला टॉपिक जहां से आपकी हिंदी प्रारंभ होती है वो आपका टॉपिक वर्णमाला ही कहलाता है। तो आज की क्लास में आप अच्छे से वर्णमाला टॉपिक को पढ़िएगा, समझिएगा। जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे पूरी व्याख्या के साथ हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट क्लास में उसका प्रैक्टिस सेट तब लेकर आएंगे जब आप लोग अच्छे से क्लास को समझेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तब इसका आपको प्रैक्टिस सेट कल की क्लास में दिया जाएगा। सब कुछ तैयार किए गए नोट्स हैं, अच्छे से आपकी तैयारी कराई जाएगी। और प्रत्येक क्लास को आपको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में जाकर के आप सुपर टेट 2020 की पूरी तैयारी कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा सीधे सीधे आ गया, वर्ण किसको कहते हैं। तो दोस्तों, वर्ण जो होता है ये सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। इसका दूसरा नाम होता है अक्षर, यानी कि अक्षर समूह जो होता है उसको हम वर्ण के नाम से जानते हैं। अक्षर को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। इसका तीसरा नाम यदि लिया जाए तो इसका तीसरा नाम क्या होता है? ध्वनि होता है। ध्वनि भी हम किसको कहते हैं? वर्ण को कहते हैं। ये आपकी हिंदी भाषा की या कह सकते हैं किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी कहलाती है वर्ण। और वर्ण जो होता है ये अक्षर समूह होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप लोग ये मत समझिएगा ये दोनों चीज़ें सेम है। देखिए, जैसे हम एक उदाहरण ले लें। उदाहरण हमने ले लिया आपका नाम का, नाम ले लिया उदाहरण। तो इसका ये आपका क्या हो गया? इसमें जब हम लिखेंगे ना और माँ, ये दो चीज़ें क्या हो गई आपकी? आपके अक्षर समूह। ये एक अक्षर है, दूसरा अक्षर ये है। लेकिन जब हम वर्ण की बात करेंगे तो वर्ण क्या होता है दोस्तों? वर्ण आपका देखिए ना हो जाएगा, हलंत लगा हुआ, फिर इसके बाद आ हो जाएगा, फिर माँ हो जाएगा, फिर इसके बाद आ हो जाएगा। ये चार जो निकल कर आए ये वर्ण होते हैं। इसीलिए वर्ण को क्या कहते हैं हम लोग? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है। अब बात करते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं इसके। तो इसके मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। पहला आपका स्वर कहलाता है, दूसरा आपका व्यंजन कहलाता है। आज सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज के रूप में प्रत्येक चीज़ क्लियर की जाएगी और बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी भी चीज़ें एंड तक पढ़ाई जाएंगी जो कि 100% एग्जाम में पूछी जाती हैं। उसमें आपका उच्चारण स्थान सबसे मेन भूमिका निभाता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों का विभाजन समझाइए। तो वर्णों का विभाजन किस प्रकार से है ये आपको समझाना है। सबसे पहले आपको समझना होगा वर्णमाला को। तो वर्णों का एक व्यवस्थित समूह जो होता है, एक क्रमबद्ध तरीका जो होता है, जिस तरीके में उनको व्यवस्थित रूप से व्याकरण के अंतर्गत लिखा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या अल्फाबेट के नाम से जानते हैं, वही हिंदी में वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? वर्णमाला के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अब वर्णमाला जो होती है इसमें कुल मिलाकर आपको वर्ण अगर याद रखने हो, टोटल वर्ण, तो हमेशा याद रखिएगा 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर पूछ दिए जाएं तो आपके 45 होंगे। कितने होंगे? 45 होंगे। और जब आपके पूर्ण वर्णमाला के कुल वर्ण पूछ दिए जाएं, या कह सकते हैं हम लोग लिखित रूप में जब वर्ण लेखन के आधार पर वर्ण पूछे जाएंगे वो आपको 52 लिखने हैं। और ज़्यादातर आपको 45 नहीं पूछे जाते हैं, इस वजह से इसको हम हटा देते हैं और सीधे सीधे ज़्यादा डीपली ना बताते हुए सिर्फ इतना याद रखिए कि 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, इनका विभाजन कुछ इस प्रकार से 46 वर्ण, इसमें स्वर और व्यंजन होते हैं। इसके अलावा 3 संयुक्त वर्ण होते हैं, एक मिश्र वर्ण होता, 2 आयोग वह आयोग वर्ण होते हैं। ये आप लोगों को याद रखने, इनके बारे में आपको आगे नीचे प्रत्येक चीज पूरी व्याख्या के साथ दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा जल्दी से। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको कोई सजेशन देना हो, वॉइस क्लियर ना आ रही हो, कोई वीडियो में कमी हो या कोई अन्य सजेशन देना हो तो वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि हम लोगों की पहली क्लास है तो निश्चित तौर पर आपसे फीडबैक चाहेंगे। आप लोग जैसा बताएंगे वैसी ही तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोग नेक्स्ट क्लास में कहेंगे साथ में ही प्रैक्टिस सेट करा दें, क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप लोग चाहेंगे तो वैसा भी कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग बताते जरूर रहिएगा। ठीक है दोस्तों,
की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जल्दी से, स्वर किसको कहते हैं? तो स्वर जो होते हैं वर्णमाला के अंतर्गत, स्वर जो उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण कैसा होता है, स्वतंत्र रूप से होता है, यानी कि इनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर के नाम से जानते हैं। कुल स्वरों की बात की जाएगी, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं, या दूसरे रूप में कहा जाए 10 + 3, इस रूप में कह सकते हैं। इन 3 वर्ण में एक आपका ऋ होता है, इसका 2 आपके आयोग वह वर्ण होते हैं, वो भी आपके स्वर के अंतर्गत ही आते हैं। 10 आपके मुख्यतः स्वर होते हैं, ये आपको मुख्य रूप से याद रखना। 13 स्वर होते हैं, यही ज़्यादातर पूछा जाता है। कहीं कहीं आपको 11,2 के रूप में दिया रहेगा, 11 स्वर और 2 आयोग वह वर्ण, तो ये कुल मिलाकर 13 के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनके नाम देख लीजिएगा, कौन कौन से आपके हिंदी वर्णमाला के 13 स्वर हैं। तो छोटा आ, बड़ा आ, ई उ ऊ, ऋ ए ऐ ओ औ, अंग और आहा, ये कुल मिलाकर क्या हो गए? ये आपके 13 स्वर हो गए। अगर 11 स्वर पूछे जाएंगे तो आपको अंत वाले दोनों हटा देने हैं। अगर 10 स्वर दिया होगा तो हम ऋ को भी हटा देंगे। मुख्य रूप से आपका आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, ये आपके 10 हो गए। ऋ जोड़ देंगे 11वां हो जाएगा, अंग आहा जोड़ देंगे 12वां 13वां हो जाएगा। वैसे अंग आहा को हम क्या कहते हैं? आयोग वह वर्ण। इसमें आपका अंग जो होता है अनुस्वार होता है, आहा जो होता है विसर्ग होता है। याद रखिएगा, अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। ये दोनों चीजें भी आपको एक अलग से क्लास देंगे, सिर्फ और सिर्फ स्वर की। स्वर क्योंकि बड़ा टॉपिक है, उसमें आपको बताया जाएगा मात्रा के आधार पर, मुख्य विवर के आधार पर, क्योंकि ये क्वेश्चन मुख्य विवर वाला बहुत बार पूछा गया। 4-5 प्रकार के होते हैं, वो हम लोग आगे डिस्क्राइब करेंगे। तब तक आप लोग सिर्फ इतना समझते रहिए जितना आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यंजन किसको कहते हैं? व्यंजन क्या होता है? इंग्लिश में वॉवेल कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वॉवेल जो होते हैं स्वर होते हैं, कॉन्सोनेंट जो होते हैं व्यंजन होते हैं। इंग्लिश में बात की जाएगी तो व्यंजन, हिंदी में बात की जाएगी तो व्यंजन जो होते हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग? वे वर्ण होते हैं जो कि स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। स्वर का जिनमें प्रयोग होता है, बिना स्वर की सहायता हम जिन वर्णों को नहीं बोल सकते हैं, जिन वर्णों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो आपके व्यंजन कहलाते हैं। स्वर की सहायता इनमें आवश्यक होती है। ठीक है, मुख्य रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य रूप से सीधे सीधे जो आपके व्यंजन होते हैं, मूल व्यंजन जिनको कह सकते हैं हम लोग, ये आपके इनकी संख्या 33 मिलेगी। लेकिन इसमें द्विगुण व्यंजन 2 और होते हैं, एक होता है डा और ढा, इनमें नीचे बिंदु लगा होता। कहीं कहीं जो बिंदु नहीं लगा होता वो तो हम लोग गिन लेते हैं, लेकिन द्विगुण व्यंजन गिनने के बाद इनकी संख्या 35 हो जाती है। पूरे दोनों रूप में आपको बताए दे रहे हैं ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, कोई आपसे ये ना कह दे कि आपको गलत पढ़ाया गया है। 33 नहीं 35 होती है। इस वजह से आपको प्रत्येक जितने अच्छे से बता सकते हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोगों का जितना अच्छा सपोर्ट मिलता रहेगा उतनी ही अच्छी आपको आगे क्लासेस भी मिलती रहेंगी। तो ये आपके 33 व्यंजनों की संख्या होगी, 35 द्विगुण व्यंजनों को भी जोड़ देंगे तो ये व्यंजन की संख्या मुख्य रूप से मानी जाती है। अब व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन जो प्रकार होते हैं इनमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका कहलाता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार होते हैं। किसके 3 प्रकार होते हैं? व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। अब व्यंजन के कौन कौन से प्रकार आपको समझने हैं? सबसे पहले उसमें आता है आपका स्पर्श व्यंजन। कौन सा होता है? स्पर्श व्यंजन। परिभाषा पूछी नहीं जाती लेकिन समझ लीजिएगा, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा जो होती है वो फेफड़ों से निकलते हुए मुख के अंदर किसी न किसी स्थान पर टकराती जरूर है, स्पर्श जरूर करती है, और जब ये स्पर्श करती है उन्हीं को उच्चारण स्थान कहा जाता है। वही स्थान जहाँ पर ये स्पर्श करती है उनको हम क्या कहते हैं? उच्चारण स्थान कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन को। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो याद रखिएगा इनकी संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25 होती है। 25 में कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर के 5 × 5 यानी कि 25 इनकी संख्या हो जाती है। किसकी? स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो जाती है। कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले इसमें आपका आता है का वर्ग। का वर्ग आपका कंठ से बोला जाता है, यानी कि गले से। का वर्ग का कोई भी वर्ण जब हम बोलेंगे तो आवाज जो निकल कर आएगी गले से, कंठ से निकल कर आएगी। का, खा, गा, घा, वा, ये आपके जो
5 होते हैं ये आपके का वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। दूसरा आपका आता है चा वर्ग। चा वर्ग जो होता है ये तालु से बोला जाता है। तालु कौन सा भाग होता है? तो मुंह के अंदर जो ऊपरी छत होती है, यानी कि सबसे पहला भाग जो मुंह के अंदर दांत के बाद पड़ता है ऊपर का हिस्सा, वो आपका तालु कहलाता है। इसमें आपके चा, छा, जा, झा, वां ये आपके आते हैं। अगर आप ठीक ढंग से बोलेंगे तो जीभ आपकी तालु में जाकर के लड़ेगी। ये आपका क्या कहलाता है? चा वर्ग कहलाता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। तीसरा आपका आता है टा वर्ग। टा वर्ग मूर्धा कहलाता है। मूर्धा क्या होता है? तो जो आपका तालु के बाद का भाग होता है, मुंह के अंदर जो अगला सब पीछे का भाग होता है, यानी कि तालु के बाद का भाग, वो आपका टा वर्ग कहलाता है। टा वर्ग के अंतर्गत आता है। इसे मूर्धा के नाम से जानते हैं। टा, ठा, डा, ढा, णा। ये देखिए जब आप बोलेंगे पांचों वर्ण तो ये मूर्धा के अंतर्गत टच होगा, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा कहलाता है। इसके बाद आता है ता वर्ग। कौन सा वर्ग आता है? ता वर्ग आता है। ता वर्ग होता है आपका ता, था, दा, धा, ना। देखिए जैसे जैसे बोलते रहेंगे आपको खुद क्लियर होता रहेगा, इसीलिए आपको प्रैक्टिस साथ में ही करनी है ताकि कभी भी नहीं भूलेंगे। एक अंक आपका 100% पक्का हो जाएगा। जरूर पूछा जाता, चाहे आपका यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो। तो ये आपका दंत के अंतर्गत आ जाता। दांत से जब आप ता बोलते हैं, जीभ जो है आपकी दांत में टच होती है और जिस स्वर, जिस व्यंजन में जीभ जहां पर टच होती है उसी के आधार पर उच्चारण स्थान बताया जाता है। तो ता, था, दा, धा, ना सभी में जीभ आपकी दांत में टच हो रही है, तो ये आपका दंत के अंतर्गत आ जाता है। अब इसके बाद ओष्ठ यानी कि ओंठ के आधार पर पा वर्ग जो होता है, इसमें बोलने पर आपका जो ओंठ क्रिया करते हैं ओंठ के आधार पर बोला जाता। पा, फा, बा, भा, मा। देखिए ओंठ बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, तो ये आपका ओष्ठ यानी कि ओंठ के अंतर्गत आ जाता है। ये आपके स्पर्श व्यंजन का सिर्फ हमने अभी उच्चारण स्थान बताए हैं, आपको स्पर्श व्यंजन की परिभाषा बताई है। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। काफ़ी लोगों ने मैसेज भी कर दिए हैं, हालांकि अभी हमने मैसेज सबके चेक नहीं कर पाए, इतने अधिक मैसेज आ गए, इतना आपका सपोर्ट मिल गया है। अगर आप लोग सभी लोग जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको इनके नोट्स भी बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराएंगे और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे देंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 91 40 29 0052। इस नंबर पर आप लोग मैसेज करिएगा अपना नाम लिख करके और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं ये बता करके। 1-2 दिन में आपको जो भी प्रोसेस होगी बिल्कुल फ्री क्लासेज हैं उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लास जो कि आपके सुपर टेट को ध्यान में रखकर ही बनाई जा रही, जनवरी से लगातार चला रहे हैं। आप लोग अभी तक नहीं देख रहे थे, अब देखना प्रारंभ कर दीजिए, क्लासेस को जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है? अंतस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? ऊष्म व्यंजन के बाद हमने दूसरा आपको बताया था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? तो वे वर्ण, वे व्यंजन जिनका उच्चारण जो होता है कैसा होता है? पारंपरिक वर्णमाला के बीच में स्वर और व्यंजनों के बीच का होता है, यानी कि स्वर और व्यंजन दोनों से मेल खाते हुए मिलते हैं। ऐसे व्यंजनों को अंतस्थ, नाम से ही आप लोग समझ रहे होंगे, अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती? 4। या, रा, ला, वा, ये आपके 4 होते हैं। इनका जो उच्चारण स्थान है क्लास के एंड में अगले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है ऊष्म व्यंजन। अंतस्थ हो गया, अब आपका आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का सबसे पहले तो समझिए दूसरा नाम, तो इसका दूसरा नाम होता है संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को हम लोग संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। अब इनका नाम संघर्षी व्यंजन क्यों पड़ा? क्योंकि ये ऐसे वर्ण होते हैं जिनका हम उच्चारण जब करते हैं तो वायु ज्योति मुंह में किसी मुख के अंदर किसी न किसी स्थान पर रगड़ खाती है, घर्षण के साथ निकलती, जिससे कि ऊष्मा उत्पन्न होती। ऊष्मा का यानी कि गर्मी प्रतीत होती है, बोलने में ताकत लगती है, बोलने में घर्षण उत्पन्न होता है, तो ये आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती? 4 होती है। सा, खा, शाहा, इसे ये भी सा होता है लेकिन हम लोग खा पढ़ते हैं, जिसे षटकोण वाला सा कहा जाता है। सा, सा, साहा अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं, अलग अलग उच्चारण स्थान होते हैं, तो आप लोग समझ लीजिएगा। ये आपके 4 हो गए ऊष्म व्यंजन, 4 थे अंतस्थ व्यंजन। भूलना नहीं है कोई भी चीज़, बिल्कुल आपको बेसिक लेवल से इसी वजह से पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था और होते हैं, तो इनमें 3 संयुक्त वर्ण होते हैं, कहीं कहीं चारों इसी में दे दिए जाते हैं, और चौथा जो होता है मिश्र वर्ण के अंतर्गत आता है, वो भी आपको बता रहे हैं। संयुक्त में आपका छत्र ज्ञा, एक होता है छ, दूसरा त्र या तीसरा ज्ञा।
वर्णमाला में सबसे अंत में इन्हीं को स्थान दिया जाता है। इसका सा जो होता है ये आपका का और शा इससे मिलकर के बनता है, आधा का हलंत में, फिर शा इससे मिलकर के छा बनता है, त्रा बनता है आधा ता और रा इससे मिलकर के, ज्ञा बनता जा और वा मिलकर के। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से जो है आपका ज्ञा है, एक अंक आपका 100% यहाँ से पक्का हो जाएगा, जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक मिश्र वर्ण, कहीं कहीं संयुक्त वर्ण के अंतर्गत ही आता, लेकिन मोस्टली आपको 3 संयुक्त वर्ण एक मिश्र वर्ण ही पढ़ाया जाएगा, वही हमने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो इसमें आपका स्रा जो होता है ये शा और रा इन दोनों से मिलकर के बनता है। ये आपके हो गए संयुक्त वर्ण और मिश्र वर्ण। इतना यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपके पूरे वर्णमाला के जो विभाजन था वो क्लियर हो गया। अब कुछ अन्य क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग कवर कर लेते हैं, उनको समझ लेते हैं। तो इनमें आपके कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं जल्दी से देखिए। सबसे पहले आता प्रकंपित व्यंजन, किसको कहते हैं? रा को कहते हैं प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन। हमने आपको बताया था या रा लावा, इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण कुछ ना कुछ पाए जाते हैं, दोनों से संबंधित होते हैं, तो कुछ ना कुछ इनमें कमी एक दूसरे से संबंधित होती है। तो लुंठित और प्रकंपित व्यंजन रा कहलाता। क्यों कहलाता? क्योंकि इनमें जब उच्चारण करते हैं तो जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करती, इसलिए इसको लुंठित बोलते हैं, रा। देखिए, ठीक है, क्लियर हो गया। बोल कर देखिएगा, प्रैक्टिकली जब सीखेंगे तो वो चीज़ आप कभी भूल नहीं पाएंगे, इसलिए प्रैक्टिकली प्रत्येक चीज़ सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया गया, देखिए जल्दी से। यहाँ दिया गया स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा होता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा चा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन के रूप में भी हम किसको जानते हैं? चा को जानते हैं। ज़्यादातर आपको ये किस में दिया जाता है? स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत, लेकिन चूंकि इसको बोलने में भी घर्षण लगता है, इसलिए चा को स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपके घोष, अघोष, प्राण, ये सब चीज़ें आपको अगली क्लास में पढ़ाई जाएंगी। उसके बाद आपको इसका प्रैक्टिस सेट भी कराया जाएगा। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप से जुड़ जाइएगा, लेकिन तैयारी जरूर प्रारंभ कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है या और वाह, ये आपके अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? अर्ध स्वर के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि ये कभी स्वर की तरह होते हैं, कभी व्यंजन की तरह इनकी ध्वनि होती है, इसलिए इनको अर्ध स्वर कहते हैं। ला जो होता है इसको हम पार्श्विक के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसमें जब उच्चारण करते हैं तो हवा जीभ के पार्श्व यानी कि बगल से निकलकर आती है, इसलिए इसे पार्श्विक के नाम से भी जानते हैं। पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है? ला होता है। या रा लावा की ये अलग जो विशेषताएं थी वो आपको पता लग गई। अब इनके उच्चारण स्थान भी तो जरूरी हैं। आपको हमने ऊष्म और अंतस्थ व्यंजन के उच्चारण स्थान नहीं बताए हैं और अभी स्वर के नहीं बताए। स्वर की जब परिभाषाएं अलग अलग रूप में उसके आधार पर बताएंगे तब आपको इसके बारे में भी डिस्क्राइब करेंगे। तब तक इन अन्य वर्णों में या और सा जो होता है ये तालु से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। शा जो होता है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। रा, ला और सा इसका दंत मूल होता है। क्या होता है? दंत मूल होता है। मसूड़ा जिसको कहते हैं हम लोग, वो दंत मूल, इन तीनों का उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद आपका आता है हा। हा जो होता है ये स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जानते हैं क्या होता है? जो आपके गले में होता है स्वर यंत्र, उसके इसकी ध्वनि निकलती है हा। जब आप बोलेंगे, देखिए कहाँ, गले के अंतर्गत जो स्वर यंत्र होता है गले के अंदर, उसे हम लोग स्वर यंत्र या स्वरीय यंत्र इस नाम से जानते हैं। वो हा से कहलाता है और ये हा इससे बोला जाता है। वह सबसे इंपॉर्टेंट, हिंदी और संस्कृत दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। संस्कृत की भी आपकी इसी प्रकार की क्लासेस जल्द ही स्टार्ट करेंगे, उनको भी जरूर देखिएगा। तो वाह जो होता है ये आपका दंतोष्ठ के अंतर्गत आता है। दंतोष्ठ यानी कि दंत और ओष्ठ, जब वाह बोलते हैं वाह, तो देखिए ओठ जो है आपका दांत में लड़ता है, नीचे का ओठ ऊपर के दांत में लड़ता है, ये आपका दंतोष्ठ कहलाता है। और इसी के साथ आज की आपकी हिंदी वर्णमाला की पहली सुपर टेट की क्लास संपन्न हुई। उम्मीद करते हैं आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल की क्लास में इसके आगे के जो अन्य क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे, क्लास को देखेंगे, समझेंगे। और अगर आप लोग कोई अन्य कह सकते हैं हम लोग अन्य सजेशन देना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो भी आप लोग जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। एक बार कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक भी जरूर करिएगा और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।